हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जया मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो डेली की हमारी ये क्लास देखना ना भूलें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है। मीन्स जिस राजनीतिक व्यवस्था में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार काम करती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है गणतंत्रात्मक, ऑप्शन बी संघवाद, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन डी है उदारवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघवाद, फेडरलिज्म। देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पे स्टेट और नेशनल दोनों के बीच क्या होती है, सरकारें ये मिलकर काम करती हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। ये हम आपका कथन ए है और कथन बी है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर चित्रांकन मिलता है। ठीक, तो आपको ये बताना है कि ए और बी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, या फिर दोनों ऑप्शन सही हैं या दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे बात सही बताई जा रही है कि जो कथन ए है, भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर कोई न कोई आर्ट बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, मीन्स गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो अब इसका ऑप्शन ए है, चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच में सत्ता की साझेदारी कर लेना। ऑप्शन नंबर बी है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी करना। और ऑप्शन सी है, राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी। और लास्ट ऑप्शन है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है जो आपको गठबंधन सरकार से अभिप्राय है इसको स्पष्ट कर रहा है। तो ये इसका आंसर बिल्कुल आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी ए ही सही होगा, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार होती है, चुनाव का जो रिज़ल्ट आता है, फिर चुनाव के बाद किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो दो या दो से अधिक जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोग आपस में क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं गठबंधन सरकार। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है, इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी है, ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ऑप्शन सी है, ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। और ऑप्शन डी है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो महापाषाण के विषय में सत्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महापाषाण के विषय में यहाँ बताया जा रहा है कि इनका उपयोग कहाँ करते थे, इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है। ऑप्शन ए अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन सी साम्यवादी सरकार, या फिर ऑप्शन डी पूंजीवादी सरकार। तो इसका आंसर बताइए।
भारतीय राज्य की जो सरकार है वो किस प्रकार की है? भारतीय राज्य की जो सरकार है वो लोकतांत्रिक है। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राज्य की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा है? पुरापाषाण युग, महापाषाण युग, मध्यपाषाण युग या फिर नवपाषाण युग? इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि इन चारों युग में से कौन से युग का कार्यकाल सबसे लंबा चला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण युग। ओके, मानव इतिहास में सबसे लंबा युग कौन सा था? पुरापाषाण युग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कथन ए तथा कथन बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। इसमें दो कथन को पढ़ना है। पहला कथन ये है, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों जिनमें जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हल के फाल शामिल हैं, उसके बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। और ऑप्शन बी है, लगभग 25 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए हैं। तो आपको बताना है ए और बी, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर, इसका ए और बी दोनों ही सही है। ओके, करीब 25 वर्ष पूर्व लोहे के औजार जिसमें जंगल की सफाई करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हल, ये सारी चीज़ शामिल थे, इनका प्रमाण मिलता है। और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए ये सारे औजार क्या हैं? उपयोगी हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। और जो ऑप्शन बी है कि 2500 वर्ष पूर्व अनेक शहर विकसित हुए, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर सी होगा, जहाँ पर लिखा है ए और बी दोनों सही हैं, ए तथा बी में संबंध है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? 3 अंग मीन्स विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अलग अलग अंग हैं और ये 3 जो अंग हैं वो अलग अलग अधिकारों का पालन करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी अधिकेंद्रीयवाद, ऑप्शन सी शक्तियों का बंटवारा या फिर ऑप्शन डी राज्य संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का बंटवारा। मीन्स विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सब के पास अपने अलग अलग पावर हैं और ये उनका ही पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा शक्तियों का बंटवारा। ओके, सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं और इसे क्या कहा जाता है? शक्तियों का बंटवारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया? ऑप्शन ए घास वाले मैदान बनना, ऑप्शन बी अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, ऑप्शन सी अत्यधिक वन उन्मूलन और ऑप्शन डी गृह पर तापमान का और ठंडा होना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घास वाले मैदान बनना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, विपक्ष किस प्रकार की सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना करना, ऑप्शन बी जनमानस की राय को व्यक्त करना, ऑप्शन सी सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर या फिर ऑप्शन डी संसद में बाधाएं डालकर। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो विपक्ष होता है वो सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना के द्वारा। ओके, सरकार जो विपक्ष होती है वो सरकार की नीति या फिर कार्यक्रम जो उनकी आलोचना करके वो सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार
किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्राचीन काल, ऑप्शन सी मध्यकाल या फिर ऑप्शन डी आधुनिक काल। इसमें से ऐसा कौन सा काल है जहाँ पर रहट, चरखे या फिर आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यकाल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मध्यकाल में ही रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन ए पुलिस सेवाएं, ऑप्शन बी न्यायिक सेवाएं, ऑप्शन सी शैक्षिक सेवाएं या फिर ऑप्शन डी निर्माण सेवाएं। इनमें से कौन कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जिनको सार्वजनिक सेवाओं में शामिल किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है पुलिस सेवाएं, इसे भी हम शामिल कर सकते हैं सार्वजनिक सेवाओं में। ऑप्शन बी न्यायिक सेवाएं, ये भी सार्वजनिक सेवाओं में शामिल किया जा सकता है। शैक्षिक सेवाएं, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक सेवाओं में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है निर्माण सेवाएं, इनको हम सार्वजनिक सेवाओं में शामिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, निर्माण की सेवाएं। बस यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम सार्वजनिक सेवाओं में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ए, बी और सी मीन्स पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और शैक्षिक सेवाएं, इन तीनों सेवाओं को हम सार्वजनिक सेवाओं में शामिल कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। ओके, एक महापाषाण का कब्र था जहाँ पर 2 कंकाल पड़े हुए थे, ठीक है। तो उन दोनों कंकाल में महिला के कौन से कंकाल थे, इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं? ऑप्शन ए हड्डियों की संरचना से, या फिर ऑप्शन बी कंकाल के साथ मिले आभूषण से, ऑप्शन सी कंकाल के आकार से, या फिर ऑप्शन डी कंकाल के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। इनमें से ऐसा किस ऑप्शन के ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो कंकाल है वो महिला का होगा? तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है हड्डियों की संरचना, इससे हम पता कर सकते हैं कि ये कंकाल किसका है, महिला का है। तो इसमें आपका जो हड्डियों की संरचना, ये वाला ऑप्शन बस राइट होगा। बाकी कंकाल के जो आभूषण होंगे वो भी बहुत दिनों के बाद क्या हो जाते हैं, उसमें गल जाएंगे। कंकाल के आकार जैसा कुछ नहीं रहेगा, और ना ही उसके साथ जो खाना पकाने के बर्तन रहेंगे वो महिला और पुरुष दोनों के बराबर ही होंगे, इक्वल रहेंगे ना। तो इससे भी हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि महिला का कंकाल है या फिर पुरुष का। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन हड्डियों की संरचना ये सही हो जाएगा। ओके, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकाल के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने के लिए हमें हड्डियों की संरचना देखनी होगी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम का उत्तरदायित्व या फिर भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, ये भी। और दूसरा ऑप्शन है सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसीलिए शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, जिससे सरकार को जो एक अंग है वो दूसरे अंग को ना ही हस्तक्षेप करे और ना ही एक अंग को दूसरे अंग के काम का भार अपने ऊपर लेना चाहिए, ठीक। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ए एंड बी दोनों सही हैं। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाना है। मीन सबसे पहले क्या आया था, उसके बाद क्या आया था, इस तरह से करके हमें इन चारों ऑप्शंस को आरोही क्रम में व्यक्त करना है। जैसे ऑप्शन, तो सबसे पहले इसमें से क्या आया था, वेदों की रचना की शुरुआत, या फिर महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, या नेक्स्ट है इनाम गांव में कृषक का निवास, या फिर चरक। तो इन चारों में सबसे पहले क्या था, तो वेदों की रचना की शुरुआत 3500 वर्ष पहले हुई थी। और जो दूसरा ऑप्शन है महापाषाण के निर्माण की शुरुआत,
ये लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। और जो नेक्स्ट है इनाम गांव में कृषक का निवास, ये लगभग 2600 से 2700 वर्ष पूर्व हुआ था। जो चरक थे वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व थे ना। तो सबसे पहले आता है हमारा वेदों की रचना का शुरुआत, जो कि 3500 वर्ष पहले था। तो ऑप्शन ए सबसे पहले होगा। उसके बाद 3000 वर्ष पूर्व मीन्स ऑप्शन बी होगा। उसके बाद ऑप्शन सी और लास्ट में ऑप्शन डी मीन्स इसका आरोही क्रम हो जाएगा ABCD। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश एक संगठन या अभिकरण है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिक के कार्यों पर नियंत्रण करती है। तो ऐसी कौन सी संगठन है? ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल, या फिर संसद, या नेक्स्ट है सरकार, या फिर न्यायपालिका। इन चारों में से ऐसा कौन सा संगठन है जिसके द्वारा कोई राजनीतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार, जो कि ऑप्शन सी है। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाना है। अवरोही क्रम मीन्स इसमें से सबसे लास्ट में जो हुआ था उसके बाद उसको करना है सीरियल से, इसको अवरोही क्रम में मीन्स उल्टे क्रम में सजाना है। ऑप्शन है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत या फिर सिक्के। ऑप्शन बी है उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। नेक्स्ट है अरिका मेडू पत्तन में बसना, या फिर संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? ऑप्शन सी, जो कि अरिका मेडू में पत्तन में बसना। ये घटना 2200 वर्ष पूर्व हुई थी। तो सबसे पहले ऑप्शन सी आ जाएगा। उसके बाद संगम साहित्य की रचना की शुरुआत ऑप्शन डी होगा, जो कि 23 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके बाद लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत, सिक्के। इस घटना की हुई थी। इसकी शुरुआत 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हुआ था क्या? उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत 3000 वर्ष पूर्व। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो CDAB करके ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। हम ये आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, या फिर शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं, या फिर ऑप्शन सी है विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है, या फिर उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सटीक होगा जिससे हमें यह पता चलेगा कि पूरा पाषाण युग भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमें ऐसे पता चलता है कि महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चला कि पूरा पाषाण युग भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार किस स्तर पर काम करती है? ऑप्शन ए वार्ड स्तर पर, ऑप्शन बी राज्य स्तर पर, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर ऑप्शन डी क्षेत्रीय स्तर पर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिसमें भारत में सरकार जो होती है वो किस स्तर पर काम करती है? तो वार्ड स्तर पर तो नहीं करती है, बल्कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है, बी और सी, ये दोनों सही हो जाएगा। भारत में सरकार राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, BCE का तात्पर्य है, मीन्स BCE का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन बी बिफोर सीजर एरा, ऑप्शन सी बिफोर कॉन्टेम्परेरी एरा, एंड ऑप्शन डी बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो इनमें से सही ऑप्शन जाएगा बिफोर कॉमन एरा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम डेली सीटेट की क्लासेस लेकर आएंगे जो आपके लिए दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।